हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड दास्तान, जहां पर मैं बात करता हूं रियल हॉरर घटनाओं के बारे में। और आज फिर से आप सबके लिए लेके आया हूं एक नई स्टोरी। दोस्तों, ये स्टोरी हमारे साथ में शेयर की है मेरी ही एक फ्रेंड ने, जिनका रियल नेम तो दूसरा है, लेकिन हम स्टोरी के अंदर उनका नाम रखेंगे आशा। और ये स्टोरी है आशा और आशा के बेस्ट फ्रेंड अविनाश की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके नक्षत्र कमज़ोर होते हैं और ऐसे लोगों को एंटिटीज़, स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। तो हमारी स्टोरी के अंदर आशा और अविनाश दोनों को ही एंटिटीज़, स्पिरिट्स दिखाई देती थी। आशा के साथ ऐसा बहुत कम होता था, लेकिन अविनाश को बचपन से ही ये एंटिटीज़ दिखाई देती थी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उनको हमेशा अच्छी आत्माएं ही दिखाई देती थी। कभी कोई ऐसी आत्मा का सामना नहीं हुआ जिसने उनको पर्सनली हार्म किया हो या ऐसा कुछ हो। तो ये उनके लिए पॉजिटिव चीज़ थी। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आशा के बचपन से। आशा जब छोटी थी, जब वो 8th क्लास के अंदर पढ़ती थी, तो एक बार आशा अपनी फैमिली के साथ में नाइट वॉक के लिए जा रही थी, जिसमें उनकी दादी जी, उनकी मौसी सब साथ में थे। जैसे ही वो रात को नाइट वॉक के लिए निकले, ये समय होगा लगभग 12 बजे के आसपास का, तो आशा मस्ती मस्ती में थोड़ा खेलते खेलते थोड़ा सा उनसे आगे निकल गई। और जैसे थोड़ा सा आगे निकली, वहाँ पर एक स्कूल था और स्कूल के पास में एक पार्क था। और जहाँ पर रोड लाइटें लगी हुई होती हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही लाइट थी जो उस पार्क के अंदर आ रही थी, बाकी पूरी जगह अंधेरा था। तो आशा जैसे ही वहाँ पर पहुँचती हैं, वो देखती हैं कि उस पार्क के अंदर कोई छोटा सा बच्चा है जो खेल रहा है। तो पहले तो आशा को ये बिलीव नहीं होती बात कि रात के 12 बजे कोई अकेला बच्चा कैसे वहाँ पे खेल सकता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा और ऑब्जर्व करती हैं, तो वो जो बच्चा होता है, वो बच्चा स्विंग करने लग जाता है। बेसिकली दोस्तों, ये एक आत्मा होती है, एक एंटिटी होती है जो आशा को दिखाई दे रही होती है। और आशा उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो भाग के जाती है अपनी फैमिली के पास में और अपने फैमिली वालों को बुला के लेके आती है कि देखो देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे उसकी फैमिली वहाँ पर पहुँचती हैं, वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन उसका डर उसके माइंड में इस कदर बैठ जाता है कि वो 7 दिन तक बुखार में रहती है। उसके बाद धीरे धीरे आशा बड़ी होती हैं, और जैसे वो बड़ी होती है उसको नेगेटिव एनर्जी तो फील होती है, लेकिन कभी वो देख नहीं पाती उन चीज़ों को। फिर वक्त आता है जब आशा को अपनी स्टडी करने के लिए श्री गंगानगर जाना पड़ता है। तो वहाँ पर वो बेसिकली फार्मेसी की तैयारी कर रही होती हैं। और जैसे ही वहाँ पर जाती हैं, वहाँ पर आशा की मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है अविनाश। अविनाश जो कि मुंबई से होता है, और वो भी श्री गंगानगर ही आया होता है अपनी स्टडी के लिए। तो दोनों के अंदर पहले ही दिन से अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अविनाश के साथ में जो कुछ भी होता है वो आशा के साथ में शेयर करता है। आशा के साथ में भी जो भी अपनी लाइफ में होता है वो सारा का सारा अविनाश के साथ में शेयर करते हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद में वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में आशा अपने घर चली जाती है, अविनाश अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वो दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक बार की बात है, जब आशा मुंबई चली जाती हैं और अविनाश तो पहले से ही मुंबई के अंदर ही होते हैं। तो एक बार अविनाश रात को सो रहे होते हैं अपने बेड पे। तो जैसे ही वो रात को अपने बेड पे सो रहे होते हैं, अविनाश को ऐसा फील होता है कि उसके शोल्डर पर किसी ने टैप किया है। और जैसे ही वो उसको फील करता है, वो एकदम से उठ जाता है। तो अविनाश देखता है कि जस्ट उसके सामने कोई बुढ़ा सा आदमी है, वाइट ड्रेस पहने हुए हैं, और बिल्कुल उनके दादाजी के एज का है वो, और वो उसको देखे जा रहा है। अविनाश ध्यान से देखने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता, बस ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होता है। अविनाश कुछ बोलने की कोशिश भी करना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। और ऐसा करके उसको फील हो जाता है कि ये कोई एंटिटी है, क्योंकि उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, उसको हमेशा कोई ना कोई एंटिटी दिखाई देती थी। तो फिर वापस से वो सो जाता है। उसके अगले दिन दोबारा ऐसा होता है। वापस से उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसको कोई उठा रहा है। और जैसे ही अविनाश उठता है, इस बार वो देखता है कि वही सेम एंटिटी अब उसके सामने है और वो बैठी हुई है जस्ट उसके सामने। ये देख के अविनाश को लगता है कि पता नहीं कौन है, क्या है। ये तो समझ आ रहा होता है कि एंटिटी है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये किसकी एंटिटी है। तो फिर अगले दिन मॉर्निंग में वो अपने घर वालों को ये सारी बातें बताता है।
तो उसके घर वालों का ये कहना होता है कि हो सकता है भी तेरे दादाजी हों, वो भी गुजर गए हैं, तो हो सकता है उनकी एंटिटी हो। तो ऐसा करके इग्नोर कर देते उस बात को, और वो भी इग्नोर कर देता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। दोस्तों, अविनाश जो है वो मेडिकल की शॉप पे काम करते थे, तो उनका यही रूटीन होता है कि मॉर्निंग में 9-10 बजे के आसपास जाना और वापस रात को 9-10 बजे के आसपास आना। फिर एक दिन अविनाश जब अपनी शॉप पर जाता है तो काम करते करते अचानक से उसको ऐसा फील होता है जैसे कि उसके आसपास कोई है, लेकिन कोई चीज़ उसको दिखाई नहीं दे रही होती है। तो अविनाश जो है वो वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है, और जैसे ही वो वॉशरूम करने के लिए जा रहा होता है, पीछे से उसको ऐसा फील होता है जैसे कि कोई उसको आवाज़ दे रहा हो। दोस्तों, ये आवाज़ किसी आदमी की नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की हो और कोई लड़की अविनाश को आवाज़ दे रही है। लेकिन उसके देखने पर कोई नज़र नहीं आता, तो अविनाश वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। उसको लगता है कि चलो होगा कोई, इग्नोर करते हैं। लेकिन अगले दिन दोबारा उसके साथ सेम चीज़ होती है, और इस बार जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि उसके जस्ट सामने दीवार के पास कोई लड़की खड़ी है। तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, और उसको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है किसी हॉस्पिटल में कोई चेकअप वगैरह करवाने के लिए आई होगी, तो मे भी वॉशरूम करने के लिए यहाँ पे आई होगी। तो उससे बात करता है कि वॉशरूम खाली है, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे करके जैसे वापस पीछे देखता है तो लड़की वहाँ से गायब। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अविनाश बचपन से इन चीज़ों को देख रहा होता है, उसको कभी डर भी नहीं लगा, लेकिन ये पहली बार था जब ज़िंदगी में उसको डर लगा। और वो इतना डर जाता है कि वहाँ से भाग के वापस अपनी जगह पे आता है, और जैसे ही वो अपने शॉप पर भी आता है तो शॉप पर भी उसको यही फील हो रहा होता है। कभी उसको लगता है कि टेबल के ऊपर कोई खड़ा है, कभी उसको लगता है कि उसके आसपास में कोई है, और वो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। उसके बाद वो घर जाता है, और घर जाके सीधा कॉल लगाता है आशा को, और आशा को बोलता है कि देखो आशा, मेरे साथ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आशा उनको बोलती है कि एक काम करो, तुम फैमिली को बता दो जो भी तुम्हारे साथ में हो रहा है। तो अविनाश उनको बोलता है कि नहीं नहीं यार, घर वालों को कहाँ बताना, ऑलरेडी घर वाले पहले वाली बात से परेशान है मेरे, जो वो एंटिटी वाली बात थी उससे परेशान है। अब वापस मैं इनके बारे में बताऊंगा, वापस परेशान होंगे, घर वालों को नहीं बताना चाहिए। तो वो घर वालों को नहीं बताते हैं। लेकिन अविनाश आशा को बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो एक बार क्या मिल सकते हैं क्या? तो आशा बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मिल लेते हैं। फिर अगले दिन वो मिलने का प्लान बनाते हैं, और अविनाश और आशा एक जगह पे मिलते हैं। अविनाश अपने साथ में एक रक्षा सूत्र लेके आया होता है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि रक्षा सूत्र क्या होता है। ये बेसिकली इस तरीके की एंटिटी स्पिरिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो अविनाश के घर वालों को पहले से पता था कि इसको ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, तो पहले से उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा हुआ था अविनाश के हाथ पर, और एक एक्स्ट्रा भी साथ में दिया हुआ था कि कहीं वो खो जाए या कहीं टूट जाए तो दूसरा वो यूज़ कर सके। तो अविनाश वो रक्षा सूत्र आशा के लिए लेके आया होता है। पता नहीं क्यों, लेकिन अविनाश को अंदर से ऐसा लग रहा होता है कि आशा को इसकी ज़रूरत है, पता नहीं क्यों। और वो आशा को बोलता है कि इसको प्लीज़ पहन लो। तो आशा भी उनकी बात मान लेते हैं, और आशा जो है वो पहन लेते हैं। इसके बाद में अविनाश आशा को बोलता है कि चलो काम करते हैं, हम एक सेल्फी ले लेते हैं। तो जैसे ही अविनाश आशा के साथ में सेल्फी लेने के लिए फ़ोन आगे करता है, वो देखता है कि उस सेल्फी के अंदर पीछे, आशा के जस्ट पीछे कोई शैडो है, किसी लड़की की शैडो है, और उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बस जस्ट ब्लैक ब्लैक चेहरा दिखाई दे रहा है। उसको समझ में आ जाता है कि ये शायद वही एंटिटी है जो मुझे वहाँ पर दिखाई दे रही थी। लेकिन वो आशा को कुछ नहीं बोलता, वो नहीं चाहता कि आशा डर जाए। तो नॉर्मली वापस सेल्फी वेल्फी लेके वो वापस घर पे चले जाते हैं। अगले दिन कुछ ऐसा होता है जो अविनाश ने सोचा नहीं होता। अगले दिन जब वो अपने शॉप पर जाता है और जैसे वॉशरूम की तरफ बढ़ता है, तो अचानक से इस बार उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है। उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे वॉशरूम के पास में कोई है जो रो रहा है, और रोने के साथ साथ में उसको ये आवाज़ भी सुनाई दे रही है जैसे कि वो रोते रोते माफ़ी मांग रही हो किसी चीज़ के लिए, और वो बोले जा रही थी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ऐसा उसको कुछ सुनाई दे रहा था।
अविनाश एक बार फिर से पूरी तरीके से डर जाता है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, और अब वो चीज़ें धीरे धीरे उसके साथ बढ़ने लगी थी। यानी कि अविनाश जहाँ कहीं भी जाता था उसको वो एंटिटी फील होती थी और कई बार दिखती भी थी। और इस बार आशा जो थी, आशा के साथ में भी कुछ एक्सपीरियंस होता है। जब ये चीज़ें अविनाश के साथ में हो रही होती हैं, आशा अपने घर पे होती हैं अकेली, और आशा बैठी हुई होती है, और आशा को पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि उसके आसपास में कोई नेगेटिव एनर्जी है। मैंने आपको पहले कहा था कि आशा को भी ये चीज़ें फील होती थी, तो वो अच्छे से फील कर पाती है कि उसके आसपास में कुछ नेगेटिव एनर्जी है। और थोड़ी देर के बाद में उसको ऐसा फील होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसको ये तक फील होता है कि पीछे कोई लड़की है जो खड़ी है मेरे, और एकदम से ब्लैक ब्लैक शेडो के अंदर कोई है, और वो उसकी वजह से पूरी तरीके से डर जाती है, लेकिन वो एंटिटी उसको हार्म नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद में आखिरकार अविनाश को अपनी फैमिली को सब बातें बतानी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, अब कंट्रोल से बाहर जा रही थी चीज़ें। तो अविनाश अपने फैमिली से बात करता है, अपनी मम्मी को बताता है कि मेरे साथ सब ये चीज़ें हो रही है। तो अविनाश की मम्मी उसको बोलते हैं कि एक काम करो बेटा, मैं किसी बाबा जी से बात करती हूँ। और उनके ही पास में वसई, आप जानते होंगे मुंबई के अंदर, वहाँ के एक बहुत ही माने हुए एक बाबा जी हैं, तो उनसे वो बात करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि आपको एक काम करना पड़ेगा, अविनाश को लेके मेरे पास में आना पड़ेगा। तो फिर अविनाश और अविनाश की माँ दोनों जाते हैं उन बाबा जी के पास में। तो बाबा जी उनको बताते हैं अविनाश को कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, तेरे हाथ में जो रक्षा सूत्र बंधा हुआ है इसको किसी भी हालत में मत खोलना, इसी की वजह से तू एकदम सेफ है। अभी एक के लिए तुम लोग जाओ, और मैं जब तुमको वापस बुलाऊं तब तुमको आना है। और वो उनकी बात मान लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद में वो बाबा जी अविनाश की माँ को कॉल करते हैं, और उनकी माँ को कॉल पर कुछ ऐसा बताते हैं जो उसकी माँ अविनाश के साथ में शेयर नहीं कर रही होती है। अविनाश उनको पूछते हैं कि माँ ऐसा क्या है, मम्मी बताओ ना क्या बात है, लेकिन वो उनके साथ में नहीं बताती हैं। यहाँ तक कि वो उनकी माँ उनको कसम दे देती है कि तू आगे कुछ नहीं पूछेगा, तुझे कसम है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन क्या है, तो बस यही था कि अब वापस से जब बाबा जी बुलाएंगे तब हमको जाना है। और बाबा जी फाइनली उनको बुलाते हैं। तो वापस से एक बार अविनाश और अविनाश की मम्मी दोनों जाते हैं बाबा जी के पास में। अब जैसे ही बाबा जी के पास में पहुंचते हैं और बाबा जी उनको बताते हैं कि आखिर बात क्या है, तो बाबा जी उनको बताते हैं कि 2017 में कोई लड़की थी जिसको अविनाश के साथ में प्यार था, और ये प्यार बहुत ज़्यादा था, वन साइडेड था, लेकिन बहुत ही डीप लव था उस लड़की को उससे। वो हमेशा से अविनाश को कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई, कभी कन्फेस नहीं कर पाई। और एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़की तो मर जाती है, लेकिन वो जो बात थी, वो जो उसकी इच्छा थी अविनाश को बताने की, वो इच्छा हमेशा से अधूरी रह जाती है, जिसकी वजह से वो एक स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी वजह से उसकी जो आत्मा है वो हमेशा अविनाश के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। लेकिन अविनाश की ज़िंदगी में जैसे ही आशा आती हैं, आशा जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, तो अचानक से वो जो उसकी स्पिरिट थी वो एक्टिव हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो भड़क गई हो, और शायद उसको अविनाश का और आशा का मिलना पसंद नहीं है। और इसी वजह से अब वो ये कोशिश कर रही थी कि मैं आशा को हार्म कर सकूं। यही एक वजह थी जिसके कारण आशा को जब लगा था अपने घर के अंदर के पीछे कोई है, तो वही लड़की थी जो उसको हार्म करने के लिए आई थी। लेकिन जो रक्षा सूत्र अविनाश ने आशा को दिया था, उसकी वजह से वो उसको हार्म नहीं कर पाती हैं। यहाँ तक कि जो उसके जॉब पर जो बार बार उसको लड़की दिखाई दे रही थी, जो उसको महसूस हो रही थी आवाज़ें, वो सब उस लड़की की ही थी। और उस लड़की की आत्मा सॉरी भी इसलिए बोल रही थी, शायद उस लड़की को लगता था कि मैं जो आशा के पास गई थी उसको हार्म करने के लिए, वो मुझे नहीं करना था, क्योंकि उस लड़की की जो आत्मा थी वो बुरी नहीं थी, वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों शायद उसको पसंद नहीं होगा इन दोनों का मिलना, इसलिए वो हार्म करने के लिए वहाँ पे चली गई थी, और ऐसा दोबारा भी कर सकती हैं। इसलिए अब हम सबके भले के लिए यही होगा कि ये जो लड़की है, इस लड़की की आत्मा की मुक्ति ज़रूरी है। तो अविनाश और उनकी माँ उनको पूछते हैं कि अब इस लड़की की मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तो बाबा जी उनको बताते हैं कि संडे को मैं एक पूजा करवा रहा हूँ, तो उस पूजा के अंदर जैसे हम पूजा कंप्लीट होगी, इस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, तो तुम दोनों को यहाँ पे आना है पूजा के लिए। ठीक है, फिर ऐसा ही होता है। अविनाश और अविनाश की मम्मी
दोनों जाते हैं उस पूजा में। और जब अविनाश उस पूजा में बैठा हुआ होता है और जैसे ही पूजा स्टार्ट होती है, अचानक से अविनाश को ऐसा फील होता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है। अविनाश को ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उससे कह रहा हो कि ये सब मत करो, और यहाँ तक कि वो हाथ इतना टाइट पकड़ती है कि उसका हाथ क्लियरली देखा जा सकता था कि पूरा रेड रेड हो चुका है। तो वो बाबा जी से बात भी करते हैं इस बारे में, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना है, हमको ये पूजा किसी भी हालत में कंप्लीट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो पूजा लगभग 1 घंटे तक चलती है और आखिरकार वो पूजा कंप्लीट की जाती है। और कंप्लीट करने के बाद बाबा जी उनको बोलते हैं कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है, अब उस आत्मा को मुक्ति मिल गई है और अभी आज के बाद तुमको ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। दोस्तों, आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आशा की तरह आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि मेरे YouTube के थ्रू ये बात सब लोगों तक पहुंचे, तो आप मुझे Instagram पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं satish7star@gmail.com पर। आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा यहाँ पर मेरी ज़ुबानी। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।